हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि इस बीच आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे भाई, अभी मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ ग्रुप K2 के लिए। और K2 ग्रुप जो होता है आप लोग का लेटरल एंट्री होता है ग्रुप K2 में सीधा। तो और ग्रुप K2 जो होता है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए होता है। तो आप लोग अगर ग्रुप K2 से जो लोग फॉर्म भरे होंगे वो सीधा सीधा मेरे भाई कहाँ पे जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे। ये बात आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी अभी तक। तो बिना देरी किए हुए मैं इस बार लेके आया हूँ आप लोग के लिए पॉलिटेक्निक के बेस्ट क्वेश्चंस, जो कि सीधा 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 आप लोग के एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, एक बार आप लोग सबसे पहले मेरे भाई पीडीएफ देख लीजिए। इस बार एक नए अंदाज में आप लोग के साथ लेके आया हूँ। पूरा नोट्स कलरफुल है। और क्या है कि ना मेरे भाई, पूरा आप लोग के एक कॉपी के फॉर्मेट पे लिखा हुआ है और 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप लोग को इस बार समझने में भी आसानी होगी। एकदम एक नए कॉन्सेप्ट पे एक ये देख सकते हैं आप लोग, पहले क्वेश्चन दिया है, फिर क्वेश्चन का आंसर, फिर उसके बाद फार्मूला का एक अलग, मतलब एक नए बेस पे लेके आया हूँ। तो आप लोग के लिए डे बाय डे ये चीज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है एक बार वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे भाई आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोग खुद देखिए, मैं अभी तक लिख के पढ़ा रहा था, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन आया हूँ। तो मेरे भाई अब ऑनलाइन से धीरे धीरे जल्दी ही आप लोग का कृपा रहेगा, आप लोग का साथ रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी ले लूँगा। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप K2 के लिए। और ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। ठीक है, तो ये है आप लोग का नया टेम्पलेट जिस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा अब। तो मेरे भाई ये किसी का कोई कॉपी नहीं है, कोई माइका लाल मुझे नहीं कह सकता कि मैं कॉपी कराऊं। अपने हाथ से पीपीटी बनाता हूं और अपने हाथ से दिन भर मेहनत करके आप लोग के लिए लेके आता हूं। ठीक है मेरे भाई, नया हूं अभी आप लोग के साथ इस फील्ड में, तो आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है। आप लोग साथ दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे साथ ही में। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का भाग 1 है जो कि कह रहा है कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 60 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सॉरी 60% प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग 15 क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए देखेंगे, जो कि कोर ब्रांच का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग मेरे भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस की स्थिति में पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। देखो मेरे भाई, आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस की स्थिति में पावर फैक्टर जो है ना मेरे भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे पहले आप लोग थोड़ा पढ़ो तब आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा कठिन है ये। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, अब आप लोग को पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। तो अब आप लोग समझने पे ध्यान दो। इसका आंसर ये होगा, सबसे पहले देख लो, रेजोनेंस की स्थिति में सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल जो होता है, और कैपेसिटिव रिएक्शन मतलब एक्ससी, आपस में बराबर होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। देखो ये क्या लिखा, आरएलसी सीरीज में रेजोनेंस की स्थिति में पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है आंसर इसका, रेजोनेंस की स्थिति में सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे सर्किट पूरी तरह रजिस्टिव बन जाता है, मतलब प्रतिरोधी बन जाता है। जिससे पूरी सर्किट रजिस्टिव बन जाता है, प्रतिरोधी बन जाता है। इस स्थिति में पावर फैक्टर का मान जो है कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यूनिटी यानी 1 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, 1 हो जाता है इसका आंसर। आरएलसी सीरीज में सर्किट रेजोनेंस की स्थिति में पावर फैक्टर कितना होता है, तो 1 होता है। ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ। रेजोनेंस की स्थिति में सर्किट का इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में बराबर होकर एक दूसरे को काट देते हैं, जिससे सर्किट पूरी तरह प्रतिरोधी बन जाता है। इस स्थिति में पावर फैक्टर का मान 1 हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ फार्मूला, बहुत नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँ मेरे भाई। फार्मूला लिखा हुआ है कि क्या, रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्स सी इक्वल टू जेड इक्वल टू आर, और पावर फैक्टर कॉस थीटा बराबर होता है आर अपान जेड इक्वल टू आर अपान आर इक्वल टू 1। यही हो जाएगा आप लोग का आंसर मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आप लोग को, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। मेरे भाइयों, डीसी जनरेटर में आर्मेचर जो होता है ना, हमेशा अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है, मतलब एसी करंट पैदा करता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर एसी करंट पैदा करता है, पैदा होती है, एसी करंट पैदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली एसी करंट को बाहरी
देखो, कंप्यूटर कम्यूटेटर में मुख्य कार्य आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली एसी करंट को बाहरी लोड सर्किट से लिए डायरेक्ट मतलब डीसी करंट में बदलना, अर्थात यह एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य ये होता है कि आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले एसी करंट को बाहरी लोड सर्किट के लिए डीसी करंट में बदलना होता है, और यह एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ये आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देते चलना। हाँ, हर क्वेश्चन में मैं इस पॉइंट को नहीं बोलूँगा, पर इस पॉइंट को ध्यान देते चलना। डीसी मोटर में इसका ठीक उल्टा काम होता है। यह डीसी को आर्मेचर के लिए एसी में बदलता है। एग्जाम के लिए टिप्स है, टिप्स भी देखते चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाई? वीडियो लंबी जाने वाली है क्योंकि हर बार नए तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आप लोग को, जितना हो सके उतना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस बदलने पर भी हमेशा स्थिर रहता है? ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस बदलने पर लोड हमेशा स्थिर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस लोड बदलने पर भी हमेशा स्थिर रहता है। यह सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, जो कि स्थिर रहती है। ठीक है, इसमें हिस्टेरेसिस एंड एंटी करंट लॉस शामिल भी होता है। यहाँ पे लिखा भी होता है। इसके विपरीत कॉपर लॉस लोड करंट को बदलने पर बदलता है। चलो 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 चलो। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस जो है लोड बदलने पर स्थिर रहता है? तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस जो है लोड बदलने पर स्थिर रहता है। कौन सा लॉस? आयरन लॉस। आयरन लॉस लोड बदलने पर हमेशा स्थिर रहता है। ओके मेरे प्यारे भाइयों, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क कितनी है? सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क बिल्कुल शून्य होती है, जिसका मतलब कि यह मोटर स्वयं से स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसे चलाने के लिए पॉनी मोटर या डैम्पिंग वाइंडिंग की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है यह हमेशा स्थिर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, जिसका सूत्र होता है NS = 120/F/P। ये याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। NS = 120/F/P। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बिल्कुल शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? किस प्रकार के एम्पलीफायर की दक्षता सबसे अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा क्लास सी पावर एम्पलीफायर की दक्षता सबसे अधिक होती है, लगभग 78.5% से 90% तक। लेकिन इसमें विकृति भी सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में किया जाता है। ठीक है, ये जान लो किस प्रकार के एम्पलीफायर की दक्षता सबसे अधिक होती है। तो क्लास सी एम्पलीफायर की दक्षता सबसे अधिक होती है, और क्लास ए की दक्षता सबसे कम होती है, और क्लास बी की दक्षता लगभग होती है, लगभग 78 के पास। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो। सबसे कम दक्षता क्लास ए के एम्पलीफायर के पास होता है। सुनो सबसे कम दक्षता क्लास ए के एम्पलीफायर के पास सबसे कम दक्षता होता है, और क्लास सी के एम्पलीफायर के पास सबसे अधिक दक्षता होता है। इज़ इट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? तो सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है मेरे भाई? यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर को घूमने की दिशा को बदलने के लिए क्या आ जा रहा है? देखो 1 मिनट 1 हाँ, 3 फेज इंडक्शन मोटर को घूमने की दिशा को बदलने के लिए सप्लाई देने वाले किन्हीं 2 फेजों जैसे RYB में से किन्हीं 2 आपस को एक दूसरे में इंटरचेंज कर दो। भाई बात ख़त्म, एक दूसरे में इंटरचेंज कर दो। देखो जो सप्लाई दिया जाता है ना, उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो 3 फेज सप्लाई दोगे, उसी सप्लाई में जैसे RYB जो है, उसी सप्लाई में से आपस में क्या कर देंगे हम लोग? इंटरचेंज कर दिया जाएंगे। ऐसा करने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है ना, अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका दिशा भी पलट जाएगा, और जब दिशा पलट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे भाइयों, उस मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। किसकी घूमने की दिशा बदल जाएगी प्यारे भैया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां, इंडक्शन मोटर में कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है? आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। इंडक्शन मोटर में कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है? ये सारे क्वेश्चन मेरे भाइयों एग्जाम में पूछेगा, कठिन है लेकिन एग्जाम में पूछेगा, हल्के मत लेना इन सबको। हाँ भाई,
इंडक्शन मोटर में कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा जब स्टेटर के स्लॉट्स की संख्या और रोटर के स्लॉट्स की संख्या आपस में बराबर होती हैं तो उनके बीच एक चुंबकीय आकर्षण के कारण रोटर जाम हो जाता है, उसे मोटर स्टार्ट नहीं होता है, इसे कॉगिंग कहते हैं। तो कॉगिंग ये होता है जब स्टेटर और रोटर के स्लॉट्स की संख्या आपस में बराबर हो जाती हैं तो उनके बीच एक चुंबकीय अट्रैक्शन के कारण रोटर जो होता है ना मेरे भाई, चुंबकीय अट्रैक्शन के कारण रोटर जाम हो जाता है और मोटर स्टार्ट नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे भैया? कॉगिंग कहते हैं। ये भी जान लो यहाँ पे। इसे दूर करने के लिए रोटर के स्लॉट्स को थोड़ा तिरछा बनाया जाता है, इसीलिए रोटर के स्लॉट्स को हम लोग तिरछा बनाते हैं क्योंकि इससे रोटर जो होता है ना वो जाम नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, समझो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। हाँ, बहुत ज़बरदस्त आप लोग के लिए पीपीटी लेके आया हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर आठवां क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? कोरोना लॉस का मान किस मौसम में सबसे अधिक बढ़ जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोरोना लॉस का मान तूफ़ानी मौसम, नमी वाले और वर्षा के मौसम में सबसे अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हवा में जो होता है ना मेरे भाई, हवा में नमी के कारण कंडक्टर के आसपास की हवा का ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाता है और हवा जल्दी आयोनाइज हो जाती है। तो कोरोना लॉस का देखो, इतना डीपली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछेगा मेरे प्यारे भैया? क्वेश्चन में आप लोग का पूछेगा तो OMR, और जिसमें 0 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो सिर्फ आप लोग ये जानो कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन से एक यहाँ से पूछ लिया, एक यहाँ से पूछ लिया, एक यहाँ से, मतलब एक क्वेश्चन से तमाम सारे क्वेश्चन बनते हैं ना भाई, तो मैं एक क्वेश्चन से तमाम सारे क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना जानो अभी आप लोग। कठिन है मानता हूँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, सीधे सेकंड ईयर में जा रहे हो आप लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोरोना लॉस का मान किस मौसम में सबसे अधिक बढ़ जाता है? तो एक शब्द में आएगा, OMR पे लिख देना, कोरोना लॉस का मान तूफ़ानी, नमी और वर्षा के मौसम में सबसे अधिक बढ़ जाता है। कोरोना लॉस सीधे फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। कोरोना लॉस जो होता है ना, सीधे फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। हाँ, आंसर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पेनस्टॉक का कार्य क्या होता है? तो मेरे भाई, पेनस्टॉक स्टील या कंक्रीट का बना होता है और जो डैम मतलब जलाशय से पानी को ऊंचाई से भारी दबाव के साथ सीधे टरबाइन के ब्लेड्स तक ले जाने का कार्य करता है। ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पेनस्टॉक्स का कार्य यही होता है। ये एक स्टील या कंक्रीट का बनता है। ये एक स्टील और कंक्रीट का एक पाइप होता है। स्टील और कंक्रीट का एक पाइप होता है जो जलाशय से पानी को ऊंचाई से भारी दबाव के साथ सीधे टरबाइन के ब्लेड तक ले जाने का कार्य करती है। ओके, पेनस्टॉक को फटने से बचने के लिए इसके आसपास एक सर्ज टैंक लगाया जाता है, ये भी जान लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जैसे अर्धचालक में क्या हो गया? सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही तो हो गया मेरे भाई। अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है मेरे भैया? उसका प्रतिरोध घट जाता है और चालकता बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने पर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो टूटते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाती है। तो क्या होगा मेरे भाई, जब अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर प्रभाव ये पड़ेगा कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाएगा और चालकता बढ़ जाएगी। जब हीट दोगे उसको तो उसमें क्या होगा मेरे भाई? प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस घट जाएगा और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, इसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट NTC कंडक्टर का PTC होता है। कठिन तो है बबुआ। क्वेश्चन नंबर 11, स्कॉट कनेक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? स्कॉट कनेक्शन का उपयोग दो विशेष सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की मदद से 3 फेज ट्रांसफार्मर, क्या लिखा है यार, एक मिनट, हाँ पहले अच्छे से सेट कर लूँ। ओके, आप लोग के समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टार कनेक्शन का उपयोग दो विशेष सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की मदद से 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में या इसके विपरीत 2 फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है।
सीधा सीधा जानो, स्कॉट कनेक्शन जो होता है ना, स्कॉट नाम याद कर लो। स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब दो विशेष सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की मदद से, मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की हेल्प से 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में या 2 फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में बदलने के लिए करते हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मेरे भैया, क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्कॉट कनेक्शन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, डायनमोमीटर प्रकार इंस्ट्रूमेंट के से क्या मापा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग एसी और डीसी दोनों प्रकार के सर्किट में करंट, वोल्टेज और मुख्य रूप से पावर मापने के लिए किया जाता है। तो देखो, डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, करंट, वोल्टेज और पावर नापते हैं। क्या नापते हैं, करंट, वोल्टेज और पावर मापते हैं। इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है इसका, डायनमोमीटर का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है मेरे भाई, किसके, डायनमोमीटर का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वर्ग के समानुपाती होता है भैया। इसलिए इसका पैमाना क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा हंसी मजाक के मूड में हूँ, इसीलिए हंसी मजाक के मूड से आप लोग को पढ़ाऊँगा। हाँ, हंसी मजाक के मूड से इसलिए हूँ क्योंकि हेलो 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 आवाज़ नहीं आ रही थी क्या भाई। हाँ, क्योंकि नया टेम्पलेट लाया हूँ ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किसी ट्रांसमिशन लाइन में स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मान 100% कब हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा, यदि इंसुलेटर की डिस्क के बीच का शंट कैपेसिटेंस पूरी तरह से शून्य हो जाए तो सभी इंसुलेटर डिस्क वोल्टेज पर बिल्कुल समान हो जाएगा और स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मान 100% हो जाता है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का किसी ट्रांसमिशन लाइन में स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मान जो है 100% तब होगा जब इंसुलेटर के डिस्क के बीच शंट कैपेसिटेंस पूरी तरह शून्य हो जाता है। जब क्या होता है, शंट कैपेसिटेंस जो है, शंट कैपेसिटेंस पूरी तरह शून्य हो जाता है तो इंसुलेटर डिस्क वोल्टेज क्या होता है मेरे भाई, 100% हो जाता है। ओके ओके ओके। व्यवहारिक रूप से 100% कभी नहीं होता है, वैसे आप लोग ये जान लीजिएगा, प्रैक्टिकली ये 100% कभी नहीं होता है। गार्ड रिंग का उपयोग करके इसे हम लोग बढ़ाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में कितने जंक्शन और कितनी परतें होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, SCR एक 4 लेयर और 3 जंक्शन वाली सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या डिवाइस है, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसमें कितने, क्या पूछा है, इसमें कितने जंक्शन और कितने टर्मिनल होते हैं। SCR में कितने जंक्शन और कितने टर्मिनल होते हैं। तो SCR में मेरे भाई, SCR में सबसे पहले तो आप लोग, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड, कैथोड और गेट होता है। ठीक है भैया, एनोड, कैथोड और गेट होता है। तो अब अभी आप लोग ये जान लीजिए कि SCR एक 4 लेयर और 3 जंक्शन वाली सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर है। ठीक है, SCR का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। SCR एक 4 लेयर मतलब PN और 3 जंक्शन मतलब J1 J2 J3, जंक्शन 1 जंक्शन 2 जंक्शन 3 वाली सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर है। इसमें कितने, 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। तो SCR में कितने, 3 जंक्शन होते हैं और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। और इसमें जो होता है ना, कितने, 4 लेयर होते हैं। एक ही क्वेश्चन से कितना बना, 3 क्वेश्चन बना। पहले तो SCR में कितने जंक्शन होते हैं, SCR में कितने जंक्शन होते हैं मेरे भाई, SCR में 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3। और SCR में कितनी परतें होती हैं, तो SCR में 4 लेयर होती हैं, PN। और SCR में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। और चौथा क्वेश्चन ये बना, SCR का पूरा नाम क्या है मेरे भैया, SCR का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके बाबुआ। और एक और क्वेश्चन जान लो भैया, एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनवा दिया। यह एक यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशीय, और देखो, एक दिशीय मतलब जो एक ही दिशा में चलती है। तो एक दिशीय में क्या हो गया आप लोग का, जैसे फेट हो गया, मॉसफेट हो गया और BJT हो गया। नहीं, BJT तो बाईपोलर, BJT तो नहीं, BJT फेट, मॉसफेट
SCR, ये सब आप लोग का क्या है ना, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है मेरे भाई। तो एक क्वेश्चन से मैं सिर्फ नाम के लिए है ये 25 क्वेश्चन, लेकिन बाबू ना मैं थंबनेल में लगा रखा हूँ टॉप MCQs, तो टॉप MCQs मिलेगा 25 के बदले 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही बनवा दे रहा हूँ आप लोग का बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कहता है, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। देखो 20 मिनट में 15 क्वेश्चन, कोई करेगा इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आप लोग को समझा रहा हूँ एक एक शब्द बोल बोल के, और थ्योरी से नहीं काम चला रहा हूँ, आप लोग के दिमाग में घुसा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस का लंबाई के साथ क्या संबंध होता है? तो केबल के इंसुलेशन प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है मेरे भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर केबल की लंबाई दोगुनी कर दी जाएगी तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटकर आधा हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला भी लिख रखा है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह सामान्य तार के प्रतिरोध से बिल्कुल उल्टा होता है। अब आ गया आप लोग का भाग 2। अब यहाँ से आप लोग का क्या हुआ, कोर ब्रांच के क्वेश्चंस ख़त्म, और अब आप लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के 40% बचे हुए 10 प्रश्न देखेंगे। तो मैथ में टाइम लगेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ का मैं एक एक सवाल आप लोग को लगवाऊंगा यहीं क्लास में ही। ओके बाबू, चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिजिक्स का पहले देखते हैं। ए फिजिक्स का 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कहता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो सबसे पहले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आवश्यक शर्तें 2 होती हैं। सबसे पहला क्या है शर्त, प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा सघन माध्यम में बना आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पहला क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा क्या है, सघन माध्यम में बना आपतन कोण, बबुआ कौन सा कोण, आपतन कोण, बना आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या अधिक होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हम लोग उपयोग जो है ना ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं और एंडोस्कोपी में भी करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त में, तो आप लोग ये 2 शर्त लिख दिए, ये 2 शर्त, सघन से विरल में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन इससे बन गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एप्लीकेशंस क्या है, उपयोग क्या है? तो सबसे पहले आप लोग क्या लिख दोगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल में, और उसके बाद से एंडोस्कोपी में हम लोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17वां, पृष्ठ तनाव क्या है और तापमान बढ़ाने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द्रव के मुक्त पृष्ठ का वह गुण जिसके कारण वह अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो देखो, द्रव के मुक्त पृष्ठ का वह गुण जिसके कारण वह अपना क्षेत्रफल न्यूनतम मतलब कम से कम करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है बाबू, न्यूटन मीटर होती है पृष्ठ तनाव की इकाई। पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन मीटर होती है। तापमान बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव हमेशा घटता है। तो क्वेश्चन पूछा था तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है हम लोग का, तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है। ठीक है। और इसी कारण गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और जीभ पर ज़्यादा फैलते हैं। ओके, एक ही क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बना। सबसे पहले क्या देख लो, आप लोग खुद देखो, मैं नहीं कहूँगा। पृष्ठ तनाव क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव का आप लोग यहाँ पे देखिए, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तापमान बढ़ाने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया पृष्ठ तनाव का तापमान बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बाबू तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव हमेशा घटता है। फिर 3 क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन इससे ये बन गया, इसी कारण देखो कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सूप जो है लिखा हुआ है, इसी कारण गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, क्या कारण है कि गर्म सूप जो होते हैं ठंडे सूप के से ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों लगते हैं? तो आप लोग ऑप्शन क्या टिक करोगे बाबू, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 18, यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब यंग का द्वितीय प्रयोग में प्रकाश की किस प्रकृति को सिद्ध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह प्रयोग प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है। किसकी व्यतिकरण की, मतलब इंटरफेरेंस की घटना को प्रदर्शित करता है, जो सीधे तौर पर यह सिद्ध करता है कि प्रकाश की प्रकृति किसके जैसी है मेरे बाबू, तरंग जैसी है। और इसका आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना, W बराबर लैम्डा डी अपॉन डी। ये आप लोग का यहाँ पे लिखा भी है, ये फॉर्मूला आप लोग का लिखा भी है, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र लिखा भी है। तो यंग का जो डबल स्लिट
एक्सपेरिमेंट था वो व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है, और व्यतिकरण की घटना ये कहलाती है कि प्रकाश तरंग जैसी है। और एक और बात जान लो, प्रकाश ड्यूअल नेचर होती है। कौन सी? डुअल नेचर होती है, ठीक है। एक कण के फॉर्म में और एक किरण के फॉर्म में, कण और किरण। ओके बाबू, कण और किरण। तो कण और किरण के फॉर्म में होता है लाइट हमेशा, ठीक है। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको करता है कि व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है, जैसे प्रकाश एक तरंग जैसी है, मतलब किसके जैसी है? किरण जैसी है। क्वेश्चन नंबर 19, अभी भी 5 क्वेश्चन बचे हैं। पृथ्वी की केंद्र पर और अंतरिक्ष में किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या बदलाव होता है? इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान हमेशा हर जगह पूरी तरह स्थिर रहता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर और अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने के कारण वस्तु का भार बिल्कुल शून्य हो जाता है। क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग का जान लीजिए, W बराबर mg। W बराबर क्या होता है? mg, ठीक है। चूँकि g बराबर 0 इसलिए W बराबर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लो। चूँकि g बराबर 0 इसलिए W बराबर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का मुख्य कारण कौन सा होता है और इसे कैसे दूर करते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक क्वेश्चन से तमाम सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन लाया हूँ भाई। तुम अगर गिनती करने बैठ जाओ ना, 50 क्या, कम से कम 70 प्रश्न, यहीं पे बता रहा हूँ, 70 प्रश्न से अधिक प्रश्न लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए, 70 से अधिक प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार और समझो वीडियो को, ज़्यादा मस्करा ही नहीं करना है। जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे दूर करते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जैसे CaCl2 MgSO4 के घुले होने के कारण अस्थायी कठोरता होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऐसे आप लोग का ऑप्शन देगा, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? मैग्नीशियम और कैल्शियम। ओके, अब इसका आंसर देखो, इसे केवल उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता, इसे दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा या परम्यूटेड विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम सिर्फ उबाल नहीं सकते हैं, उबालने के अलावा हम लोग क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा, या तो फिर वॉशिंग सोडा मेरे भाई, या तो फिर देखो वॉशिंग सोडा या परम्यूटेड विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है बबुआ। वॉशिंग सोडा या परम्यूटेड विधि का, देखो स्क्रीन छोटी है इसलिए थोड़ा पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, जल्दी ही टैबलेट पे पढ़ाऊँगा आप लोगों को। मेरा टैबलेट एक्चुअली इस वक्त ख़राब हो रखा है, तो बन जाएगा जैसे ही मैं टैबलेट पे आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा। ओके भाई। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, जिसे उबाल कर दूर किया जा सकता है। एक शब्द में कहें तो यही आंसर होगा। हाँ, तो जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, और जिसे उबाल कर दूर किया जा सकता है। ओके। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाला पदार्थ का द्रव्यमान विलेय में से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश के सीधे प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। तो क्या है? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त, इलेक्ट्रोड पर मेरे बाबू, इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त पदार्थ द्रव्यमान के विलेय तेरी इलेक्ट्रोड पर जमा फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान विलेय में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है। ये फॉर्मूला लिखा है M=Z/Q, M=Z/Q, देख लो फॉर्मूला M=Z/Q, ठीक है, या Z/I/T, जहाँ Z क्या हो जाएगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा। ओके बाबू। क्वेश्चन नंबर 22, बफर विलयन क्या होता है? इसका एक व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। बफर विलयन जो होता है मेरे भाई, एक ऐसी विलयन होती है जिसमें थोड़ी मात्रा में एसिड या क्षार मिलाने पर उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। हमारा रक्त एक प्राकृतिक बफर विलयन है जिसका pH मान लगभग 7.4 के आसपास रहता है, इतना जान लो। अब आ गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 23, 24, 25 3 क्वेश्चन हैं।
इसको थोड़ा ध्यान से समझना मैथमेटिक्स को। ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। यदि कोई सारणिक दिया गया हो और उसकी कोई दो पंक्तियाँ या मतलब उसकी कोई दो रो या कॉलम पूरी तरह से समान हो तो सारणिक का मान कितना होता है। देखो बहुत प्यार से समझाता हूँ आप लोग को भाई। सारणिक का मान, सारणिक के गुणधर्म के अनुसार यदि किसी भी सारणिक की दो पंक्तियाँ और स्तंभ आपस में समान हो या समानुपाती हो तो उस सारणिक का मान हमेशा शून्य होता है बाबू। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो यदि किसी डिटर्मिनेंट्स की दो रो और दो कॉलम समान रहेंगे तो वो सारणिक का मान हम लोग का शून्य हो जाएगा। लाइक दिखाता हूँ। डोंट फेयर, सेमेस्टर स्किल इज हेयर। आप लोग बनाएंगे डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स में क्या कह रहा है, यदि कोई सारणिक दिया गया और उसकी दो पंक्तियां और दो स्तंभ समान हो तो दो पंक्तियां और दो स्तंभ समान कर दे रहे हैं, 1 2 3 और इसको कर दे रहे हैं 5 6 7। क्वेश्चन के अनुसार कर दिए। दो पंक्तियां और दो कॉलम को हम लोग क्या कर दिए? समान कर दिए। अब इसको अगर हम लोग इसको करके काटेंगे पीटेंगे तो आ जाएगा मेरा टोटल मिला जुला के 0 आंसर। आप लोग इस बात को समझ लेना। देखो इसको सवाल को करना थोड़ा कठिन है, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसका आंसर आएगा कितना बाबू? 0 आएगा। यहाँ पे वही लिखा भी तो है, डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी। रो बराबर 1 2 3 और रो 2 बराबर 1 2 3, तो डिटर्मिनेंट मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये तुम्हारा फलन से क्वेश्चन है, फंक्शन से क्वेश्चन है। मतलब y बराबर log sin x का x के सापेक्ष प्रथम अवकलन dy/dx क्या होगा, ये क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले तो चेन रूल का उपयोग करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। किसका? चेन रूल का उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मेरे बाबू क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग का अवकलन करेंगे। तो लॉग का अवकलन हम लोग का क्या हो जाएगा? 1/sin x हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर साइन का अवकलन करेंगे। किसका बाबू? साइन का अवकलन करेंगे। तो साइन का अवकलन करेंगे तो हम लोग का साइन का अवकलन हो जाएगा क्या? साइन का मेरे भाई अवकलन थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए। ये था पहला, फिर अब उसके बाद से इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद से साइन का अवकलन करेंगे तो मेरे भाई साइन का अवकलन हम लोग का आ जाएगा cos x। फिर उसके बाद से तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का गुणा करने पर cos x जो होता है, cos x अपान साइन x इक्वल टू क्या होता है? cot x। तो जब दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, इसका देखो, इसका और इसका गुणा करेंगे तो मेरे बाबू, मेरे भैया, मेरे लाला, इसका आंसर आ जाएगा क्या? cos x अपान साइन x का आ जाएगा हम लोग को क्या? cot x प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? cot x। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्टेप आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले लॉग का अवकलन करोगे जो कि 1/sin x आएगा। फिर साइन का अवकलन कर दोगे जो कि cos x आएगा। फिर दोनों का क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। सबसे पहले लॉग का अवकलन करोगे, फिर साइन का अवकलन करोगे, फिर दोनों का गुणा कर दोगे, आप लोग को कॉट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब मैथमेटिकल रिजल्ट के लिए dy/dx इक्वल टू कॉट एक्स, यह अवकलन का सीधा फार्मूला आधारित सवाल है। तो dy बाबू, dy/dx क्या होता है? dy/dx इक्वल टू क्या होता है? कॉट एक्स होता है। स्क्रीन छोटी है, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 25 और मेरे भैया लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखो मैथ वैथ जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ आपको सेकंड ईयर में जाना है तो इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं पता चला आप सेकंड ईयर में चला जाओ और इलेक्ट्रिकल का ई भी ना पता हो। इसीलिए इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था जो कि आप लोग के लिए ऊपर था। और सीधे मेरे बच्चे कल कहाँ पे फंसेगा? पेपर में फंसेगा, गारंटी दे रहा हूँ, पेपर में फंसेगा। और अगर फंसा तो एक बार आप लोग आके कमेंट ज़रूर करना कि हाँ भाई आपका पढ़ाया हुआ पेपर में फंस गया, बहुत दिल से खुशी होगी। तो मेरे भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, सदिश के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के शून्य होने की क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले दो शर्तें हैं ए और बी के लिए। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, शर्त नंबर 1 हो जाएगा। पहला शर्त क्या हो जाएगा हम लोग का, यदि उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य है, मतलब ए डॉट बी शून्य है, तो वे सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। मतलब कि मेरे भैया थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। मैथ है, समझा रहा हूँ। देखो यदि उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य मतलब ए डॉट बी बराबर शून्य है तो दोनों के सदिश एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, मतलब थीटा बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है भाई,
दूसरा क्या कहता है, यदि उनका क्रॉस प्रोडक्ट शून्य है, मतलब कि क्या ए क्रॉस बी शून्य है। अभी तक ए डॉट बी था यहाँ पे, और अब क्या है, ए क्रॉस बी शून्य है। तो दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 या 180 रहेगी। क्या हो जाएगी मेरे भैया, 0 या 180 हो जाएगी। कलर चेंज किया हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करो। तो दो फॉर्मेट, दो मान होंगे। यदि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, शून्य है, तो एक दूसरे के लंबवत होंगे, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट शून्य है तो समांतर होंगे। सीधी सी बात, नो बकवास। डॉट मतलब ए डॉट भी शून्य रहेगा तो लंबवत रहेगा मेरे भाई, और ए क्रॉस भी शून्य रहेगा तो समांतर रहेगा भैया। हाँ, अब फार्मूला जान लो, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। सुनो सुनो सुनो, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। इस फार्मूला को बबुआ याद कर लेना आप लोग, इस फार्मूला को आप लोग याद कर लेना। हाँ, तो ये हुआ हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे पहले नहीं, सबसे आखिरी में परीक्षा की टिप लेके जाओ, फाइनल टिप लेके जाओ। हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रुप K2 के पेपर में 60% सवाल इलेक्ट्रिकल के बहुत बेसिक स्तर से और 40% सवाल PCM के सीधे फॉर्मूला आधारित होते हैं। हाँ, इस 25 प्रश्नों के इस 25 क्या हो गया मुझे आज, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही खुश लगता हूँ, क्योंकि नया PDF तो एक्साइटमेंट है भाई आप लोग के साथ आगे और जुड़ने के लिए। देखो पढ़ते हैं, अभी और वीडियो शूट करना है मेरे को। इस 25 प्रश्नों के सेट को पूरा कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और क्या, विजयी भवा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। 25 क्वेश्चन आप लोग के लिए मेरे भाई ख़त्म कर दिया हूँ मैं। हाँ, आपका भाई ख़त्म कर दिया है। तो अभी तक अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो बाबू थैंक यू सो मच। अगर आप लोग यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हैं तो दिल से शुक्रिया आप लोग के लिए। ओके, और आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आई होगी। आप लोग के साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ, और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई चैनल को। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और सिर्फ 25 नहीं, आप लोग अगर समझदार होगे तो 25 के बदले आप लोग जितना भी क्वेश्चन लगा सकते हो, इन्फिनिटी मतलब आई थिंक 70 से ज़्यादा ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है मेरे भाई, कितने 70 से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।